द्वितीय पार्ट। कल अपने अध्ययन किया था बाबर के बारे में, शुरुआती जीवन के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे बाबर के बाकी बचे हुए जीवन और युद्धों के बारे में। भारत में प्रवेश किस प्रकार किया है, किस प्रकार उसने भारत के पानीपत युद्ध में एक नए संस्कृति, एक नए वंश की स्थापना की है, उस पूरे बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हम पहले कल अपन ने सिर्फ एक नाम ही लिखा था बाबर। क्या लिखा था? बाबर। पर इसका वास्तविक पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर। अब अपन ने जब कल अध्ययन करते हुए तो छोड़ा था कि कुल मलिक के युद्ध में ये हार चुका था। कौन से युद्ध में? कुल मलिक के युद्ध में ये हार चुका था। किससे हारा था? कुल मलिक के युद्ध में ये हार गया था 1513 के अंदर। उज्बेक शासक था अब्दुल्ला खां उज्बेक। कौन सा शासक था? उज्बेक। इस उज्बेक शासक से हारने के बाद में वो समरकंद की तरफ कभी नहीं देता है। वो बताने की कहता है कि किस्मत मेरी ही खोटी है या नीति के अंदर कुछ और लिखा है, इसके कारण मैं इसको बार बार जीत रहा हूं, बार बार खो रहा हूं। इसके बाद उसने मध्य एशिया में हाथ डालना या मध्य एशिया की तरफ वापस अधिकार करने के लिए एक बार उसने छोड़ दिया गया। वो अंतिम बार उसने प्रयास किया था 1511 में। किस पर अधिकार करने का? समरकंद पे। कहते हैं यहां फिर वो भटकते हुए जीवन की ओर बढ़ता है। वो आता है दिख खाट नामक एक जगह पे आता है और एक 111 वर्ष की एक महिला मिलती है, बुजुर्ग महिला मिलती है, और वो उसको कहती है देख तो अभी ऐसे घूम रहा है, दर दर भटकता है, इससे अच्छा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करके यहाँ की जो गरीबी थी समरकंद की वो दूर हो गई थी। अब बाबर भी सोचता कि काश मैं भी ऐसा ही करूं कि भारत पर आक्रमण करूं, उस पर अधिकार करके मेरी जो काबुल की गरीबी है वो दूर करूं। अभी ध्यान रख लेना, कल अपन ने अध्ययन किया था काबुल पे कब अधिकार किया था? 1504 में। अभी काबुल लिया किससे था? आपने ये नहीं लिखा था कल कि काबुल पर अधिकार तो किया था, पर काबुल प्राप्त किससे किया था? मुकीम अरंगो नामक एक व्यक्ति था, शासक था यहाँ का, उससे इसने 1504 में मुकीम अरंगो को हराकर काबुल पर अधिकार किया था। ठीक है, इसने काबुल पे अधिकार कर लिया। काबुल पे अधिकार करने के बाद इसने बादशाह की उपाधि धारण की के बारे में पूरा अध्ययन किया था अपने। अब ये वापस मध्य एशिया की तरफ नहीं जाना चाहता है, अब ये किस ओर बढ़ना चाहता है? भारत की ओर। अभी ध्यान रखिए, काबुल को गरीबों का देश कहता है। अब कई बार पूछा जाता है बाबर ने गरीबों का देश किसे कहा है? तो काबुल को। अभी ध्यान रख लेना एक चीज, और एक जगह का नाम है हेरात। अब हेरात को बाबर क्या कहता है? ये बुद्धिजीवियों का शहर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर किसे कहा? किसको कहा है? हेरात को। कैसा शहर है? बुद्धिजीवियों का शहर। ये भी ध्यान रख लेना, बाबर बुद्धिजीवियों का शहर किसे कहता है? हेरात। बाबर कारीगरों का शहर किसे कहते हैं? पता आपको? भारत को कैसा देश कहते हैं? कहता है कि भारत में खूब सारे कारीगर हैं, बाकी चीजें अच्छी नहीं। आगे अध्ययन करेंगे अपन बाबर नामा के अंदर। तो ये भारत को कारीगरों का देश कहता है और हेरात को ये बुद्धिजीवियों का शहर कहता है और काबुल को गरीबों का शहर कहता है। ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ के बाद में वो भारत की ओर बढ़ता है। अब एक नक्शे के माध्यम हम समझते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या है। कारण किसके ऊपर? भारत पर आक्रमण करने के। ऐसी क्या चीज थी जो भारत पर आक्रमण किया?
कोई तो कोई कारण था या कुछ कुछ तथ्य थे इसलिए अपना आक्रमण किया। पहली तो सीधी सीधी है काबुल की गरीबी। काबुल इसके लिए क्या था? अपर्याप्त था। काबुल एक छोटा सा शहर था, गरीब शहर था, इसकी सैनिक आपूर्ति भी पूरी नहीं होती थी, सैनिकों को वेतन देने के लिए इसके पास में कुछ नहीं था, दर दर भटकता हुआ। इसलिए वो पहला कारण भी कहता है कि काबुल गरीब देश था, अपर्याप्त था। अब काबुल अपर्याप्त था, दूसरा वो कहते हैं भारत मेरा पैतृक राज्य। अरे भाई, भटकते भटकते हुए सारी जान निकल चुकी है और अब कहता अब याद आया भारत मेरा पैतृक राज्य है। समय क्या नहीं दिखाता है। अभी क्या बताता है? भारत मेरा पैतृक राज्य है, तैमूर, ये तैमूर का वंशज है। और तैमूर की बात आती है तब ये बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। और ये जब इस बुढ़िया ने कहा कि भारत तुम अधिकार कर सकते हो और तुम्हारी गरीबी मिटा सकते हो, इसलिए वो कहता है भारत मेरा क्या पैतृक राज्य है। तीसरा कारण क्या है? एक ध्यान रखना, धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है, कभी कोई चीज इकट्ठी नहीं हो रही या किसी चीज को जीतना चाहते हो, व्यक्तियों को मनोबल बढ़ाना या इकट्ठा करना, तो मानव के अंदर एक ऐसी चीज है धर्म। धर्म क्या नहीं करवा सकता है। तो बाबर बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, इसने सारा जो धर्म पर कहता है कि इब्राहिम लोदी सांगा से वहां की काफिर से हार चुका है और वहां पर मुस्लिम धर्म खतरे में है, उसको यदि बचाना है तो अपन को भारत पर आक्रमण करना। तो उसने कहता है कि मैंने इसलिए आक्रमण किया है कि भारत पर क्या हो रहा, काफिरों का अधिकार हो जाएगा, इसलिए उसने कहा कि धर्म का सहारा लिया है। अपना आगे पढ़ेंगे, खानवा के उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, जिहाद घोषित किया था। वो कहता है कि धर्म के बचाने के लिए मैंने भारत पर आक्रमण किया, ये भी इसका। फिर चौथा कारण क्या है? ये सबसे बड़ी यही है, आर्थिक मतलब धन प्राप्ति के लिए, इसलिए वो इस ओर बढ़ रहा है। और पांचवा कारण है साम्राज्यवाद। कहते हैं कि बाबर साम्राज्यवादी था, उसको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था कि वो बार बार समरकंद पर, बार बार फरगना पर, बुखारा पर, खुरासान पर अधिकार कर रहा था, फिर उसके हाथ से चले जाते थे, फिर अधिकार था। तो ये दिखाता है कि वो साम्राज्यवाद था, तो साम्राज्यवादी भावना थी, इस कारण वो भारत पर आक्रमण करने की मुख्य कारण था। उसके बाद वो अब वो सर्वाधिक सीधा भारत पर आक्रमण नहीं करता। अब दूसरा इसमें एक और कारण जोड़ सकते हो कि छठा कारण ये है कि भारत की परिस्थिति थी, किसकी? भारत की परिस्थिति थी, उसने भी इसको आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया गया, गंगोत्री भेजी गई और हमें हमारे पर अधिकार करो। क्या था? भारत की परिस्थिति, जो आंतरिक भारत की परिस्थिति, उसी ने अंदर से किसको बुलाया है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया है। अब पढ़ते हैं, मैं नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक समझा रहा हूं। अब जब भारत पर आक्रमण किया बाबर ने, उस समय भारत की परिस्थिति क्या थी? दिल्ली भारत की मेन राजधानी थी, दिल्ली और आगरा, ये भारत का राजनीतिक केंद्र था, दिल्ली और आगरा। यहां पर शासन करने वाला व्यक्ति था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। अब यहां पर एक चीज होती है, जब भारत में लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। एक बहलोल लोदी का पुत्र था, उसका नाम था आलम खां। क्या नाम है? आलम खां। ये किसका पुत्र है? बहलोल लोदी का पुत्र है और इब्राहिम लोदी का चाचा। ये शासक बनना चाहता सिकंदर लोदी के बाद, पर इसका नंबर नहीं आया, बन गया कौन? इब्राहिम लोदी। अब ये भाग के चला जाता है गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। क्या नाम है? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह द्वितीय है, ये भी ध्यान रख लेना। कौन सा? द्वितीय। ये 1526 तक शासक रहेगा, उसके बाद में बहादुर शाह शासक बनेगा, वो हुमायूं से अपन आगे पढ़ेंगे। ये मुजफ्फर शाह के चला जाता है, कहते हैं कि इसको अपने आप में अलाउद्दीन नाम से शासक भी घोषित कर देता है। अलाउद्दीन
किस नाम से? अलाउद्दीन नाम से अपने आप में ये शासक घोषित करता है। तो ये पूछा जा सकता है आलम खान ने किस नाम से अपने आप को शासक घोषित किया? अलाउद्दीन। पर शासक घोषित तो हो गया, पर बैठे कहाँ? दिल्ली और आगरा, दोनों इसकी भतीजे के अधिकार में था। अब दूसरा एक कारण था कि यहां पंजाब का जो क्षेत्र था, यहां पर दौलत खान लोधी, कौन था? दौलत खान लोधी यहां का सूबेदार था। अब दौलत खान एक बार क्या होता है, अपने पुत्र का नाम है दिलावर खान, दिलावर खान को भेजा दिल्ली, कोई कामकाज भेजा गया था, वहां इसको अपमानित किया गया। फिर वापस आकर पापा को बोलता है कि मुझे बहुत अपमानित किया, बेइज्जती की। अब ये चाहता है कि मैं इससे बदला लूं वापस, अब अकेला बदला ले नहीं सकता है। पर कहते हैं कि नीच से नीच मिले और कीचड़ से कीचड़, आलम खान दोनों मिल जाते हैं। दौलत खान ने अपने दूसरा पुत्र है गाजी खान, क्या नाम है? गाजी खान। इस गाजी खान को भेजा गया अलाउद्दीन के पास कि तुम आओ पंजाब आओ, अपन मिल के इसको भगाते हैं दिल्ली से, और आपको दिल्ली मिल जाएगी और मुझे पंजाब। ये दौलत खान क्या चाहता था? पंजाब। कहते हैं मजदूर की सोच, मजदूर तक ही, मजदूर नहीं चाहता मैं मालिक बन जाऊं, वो कहते दूसरे मजदूर को भगा के मैं मजदूर बन जाऊं। अब ये यहाँ का शासक बनना चाहता, कहाँ का? पंजाब का। कौन? दौलत खान। अब इसमें होता है कि आलम खान कहाँ का शासक बनना चाहता? दिल्ली का। अब क्या पता, अब ये बाबर की ये परिस्थिति कि बाबर ने 1519 के अंदर एक जगह पे आक्रमण किया, वो नाम था बाजौर और भेरा। यहां पर आक्रमण किया 1519 के अंदर, और यहां आक्रमण कर कहते हैं कि पहली बार तोपों का प्रयोग, तोप का प्रयोग कहां किया गया? बाजौर और भेरा में, तोप खाना। बाबर ने 2 तोप खाने का प्रयोग बाजौर और भेरा को जीतने में किया गया, और बाजौर और भेरा को जीत लिया गया। ये ध्यान रख लेना, ये दोनों क्षेत्र बाजौर और भेरा किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। बाबर फिर वापस चला जाता है आक्रमण करके छोटे मोटे। उसके बाद में बाबर वापस आता है इसी और 19 के अंदर, और वो दूसरा आक्रमण करता है। ये पहला आक्रमण था, बाबर दूसरा आक्रमण कहां करता है? पेशावर पर आक्रमण करता है और वापस चला जाता है। फिर तीसरा आक्रमण करता है सियालकोट। अब बाबर की सीमा भारत से टच होने लगी है, सियालकोट पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर देता है। उसके बाद में जब तीसरे आक्रमण के बाद में बाबर फिर अपने 2 क्षेत्र उस पर अधिकार करता है। ये ध्यान रख लेना, कहां कहां करता है? एक करता है कंधार पर, और कंधार से पहले एक जगह और है बदखसा। यहां पर अधिकार करके बदखसा का गवर्नर किसको बना दिया, या सूबेदार किसको बना देता है? किसको बना देता है? भी क्वेश्चन है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उसमें हुमायूं कहां का सूबेदार था? बदखसा का। तो कंधार का कौन था? कौन था कंधार का? कामरान। कंधार का कौन था? कामरान। यहां अधिकार करने के बाद बाबर को निमंत्रण दिया जाता है दौलत खान के द्वारा, और भेजा किसको जाता है? दिलावर। दिलावर को कहां किसके पास भेजा जाता है? बाबर के पास में भेजा जाता है। कि देखो ऐसी बात है, हम 2 बंदे हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के शासक को हटाना चाहते हैं। बाबर यही देख रहा था कब आए वापस, कब निमंत्रण आए, कब मौका मिले भारत पर अधिकार करने का, और मौका दे दिया गया। दिलावर खान गया बाबर के पास में, बाबर ने कहा ठीक है। बाबर ने कब आक्रमण किया? 1524 में बाबर ने चौथा आक्रमण किया। ये ध्यान रख लिया, 3 हो गए। पहला किया है बाजौर भेरा पर, दूसरा पेशावर पर, तीसरा सियालकोट पर, चौथा आक्रमण बाबर ने कहां किया है? लाहौर पर। अब ये ध्यान रख लिया, बाबर जब भारत पर आक्रमण कर रहा है तो उसका केंद्र किसको बना रखा आपको? कंधार को केंद्र बना के कर रहा है, न कि वो काबुल को। खुद शासक काबुल का है। आपसे पूछा जाएगा बाबर भारत पर आक्रमण किया, उस समय कहां का शासक था? तो काबुल का था। तो वो केंद्र कहां से बना? कंधार को केंद्र बना के भारत पर आक्रमण कर रहा है। ये भी ध्यान रख लेना आप।
तो ये भारत पर आक्रमण करता है और 1524 के अंदर अभी इस साइड से इब्राहिम लोदी ने एक सेना भेजी हराने के लिए इसको, दौलत खां को, तो बाबर ने उस सेना को हरा दिया, बाबर ने उस सेना को हरा के भगा दिया। अब दौलत खां को क्या, बाबर यहाँ जीत कर, बाबर बलख के अंदर विद्रोह हो जाता है। 24 में जब ये आया यहाँ पंजाब को जीत लिया, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया, तो एक बलख में पीछे क्या हो जाता है, चौथे आक्रमण के समय बल्ख में विद्रोह हो जाता है और बाबर क्या जाता है, वापिस जाता है। ये भी ध्यान रखें, बाबर कहां जाता है, वापिस जाता है बल्ख में विद्रोह रोकने के लिए। अब उस समय क्या करता है, बाबर जाते वक्त दौलत खां को दो जगह का सूबेदार बना देता है। एक है जालंधर, कहां का है, जालंधर, और दूसरा है सुल्तानपुर। यहां का जब शासक बना, यहां का सूबेदार बना के वापस चला जाता है, तब बाबर ये दौलत खां सोचता है कि मैं तो पूरे पंजाब का शासक बनना चाहता था और मुझे तो दो ही चीज दे के चला गया, दो ही क्षेत्र दे के गया। ये पीछे जैसे बाबर वापस मुड़ता है, ये विद्रोह कर लेता है और पूरे पंजाब पर क्या कर देता है, अधिकार कर देता है। बाबर वापिस आता है, बाबर वापिस आता है और इसको हरा देता है, किसको, दौलत खां लोधी को। दौलत खां को लोधी को जैसे हराया जाता है, दौलत खां शरण कहां ले लेता है, मिलावत दुर्ग में शरण लेता है। इसके साथ में दौलत खां और दूसरा पुत्र होता है गाजी खां, ये दोनों शरण लेते हैं कहां, मिलावत दुर्ग के अंदर। और आलम खां भाग के चला जाता है कहां, बिहार। आलम खां भाग के चला जाता है बिहार। ये भी चीज ध्यान रखने की चीज है। जैसे ये बिहार चला जाता है, अब बाबर क्या करता है, सुल्तानपुर किसको देता है, दिलावर खां को। सुल्तानपुर किसको देता है, दिलावर खां को, और इसको एक उपाधि देता है खान खाना। खान खाना खान खाना उपाधि किसको दे देता, दिलावर। अब ये पूछा जाता है कि बाबर ने किसको खान खाना की उपाधि दी, तो दिलावर को। अब ये ध्यान रखना, बाबर दौलत खां लोधी को क्या कहता था, पिता तुल्य, पिता कहकर पुकारता था। ये भी ध्यान, बाबर दौलत खां लोधी को क्या कहता था, पिता कहकर पुकारता था। ये भी पूछा जाता है एक बार। उसके बाद में बाबर वापिस आता है और इसको हरा देता है दौलत खां को। दौलत खां शरण लेता है मिलावत खां को। बाबर पुनः 26 के अंदर वापिस आता है और 26 के अंदर वापिस आकर दौलत खां को कैद करता है। दौलत खां को क्या करता है, कैद करके लेके आते हैं बाबर के पास में, और दौलत खां को क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। किसका, दौलत खां को। अब ये आलम खां है, ये संधि करना चाहता था पहले, जैसे वध किया उससे पहले क्या था, ये संधि करना चाहता। तो बाबर ने कहा देख, ये बिहार में बैठ बैठा संधि करा, देख दिल्ली मेरे लिए छोड़ दे, ठीक है, और पंजाब तू ले ले। ये किसने कहा, बाबर ने कहा दिल्ली तो मेरे लिए छोड़ दे बाबर के लिए, और तू क्या ले ले, पंजाब ले ले। ये संधि इसने होने नहीं दी, किसने, दौलत खां लोधी। कि दौलत खां खुद पंजाब चाहता था, अब यदि पंजाब इसको दे दिया जाए तो ये संधि किसने नहीं होने दी थी, दौलत खां लोधी ने ये संधि होने नहीं दी। और संधि नहीं होने दी तो बाबर का सीधा टारगेट कौन था, भारत पर या दिल्ली पर अधिकार करना। इतनी चीज अपन ने अध्ययन की थी बाबर का दिल्ली या पानीपत की युद्ध से पहले की घटना, समझे ना। वापिस अपन एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जिसे बाबर, पूरा नाम इसका क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, कुले मलिक के युद्ध में हार गया था 1513 के अंदर। किससे हारा था, अब्दुल्ला उज्बेक से। ये शिवानी खान का भतीजा है। यह हारने के बाद ये फिर भटकता हुआ काबुल की तरफ आता है। एक छोटा सा गांव है दिख काट, यहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो औरत कहती है देख, भारत पर आक्रमण कर दे और इससे पूरा तेरे जो ये दिवाला है, गरीबी है, ये निकल जाए। भारत बहुत धनवान और बहुत ही संपन्न देश है, तैमूर ने वहां आक्रमण किया था और खूब संपत्ति मिली थी। तो बाबर भी सोचता कि मैं भी किसी और अधिकार करूं भारत पर।
अब दूसरा यहाँ काबुल पर बाबर ने कबाबी का अधिकार किया था 1504 में। उसमें वहां काबुल का शासक कौन था? मुकीम अरंगो। ये भी पूछा जाता है, किससे प्राप्त किया था काबुल? मुकीम अरंगो से। उसके बाद में भारत पर वो आक्रमण करते हैं। 4 आक्रमण किया पानीपत से पहले उसने, और उससे पहला आक्रमण किया 1915 के अंदर। कहां किया है? बाजौर और भीरम। यहाँ पर पहली बार भारत में तोप खाने, अभी ध्यान रखना, भारत में किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग? तो पानीपत करेंगे अब, पानीपत प्रथम। तो भारत में पहली बार किस युद्ध के अंदर तोप खाने का प्रयोग किया गया? तो युद्ध पूछा जाए तो क्या है? पानीपत। और यदि आपसे क्षेत्र पूछा, जगह पूछा जाए, पहली बार कहां, कौन सी जगह प्रयोग किया? तो बाजौर और भीरा। ये भी ध्यान रखना। ये झेलम नदी के किनारे। यहां से वापस बाबर चला जाता है छोट मोट आक्रमण करके। उसके बाद में दूसरा आक्रमण करता है पेशावर के ऊपर, ये भी 19 में ही करता है। उसके बाद में दूसरा आक्रमण करता है, तीसरा आक्रमण करता है सियालकोट पर, फिर ये वापस चला जाता है। चौथा आक्रमण करता है ये लाहौर पर। कहां आक्रमण करता है? लाहौर पर 1524 में ये चौथा आक्रमण। ये सारे आक्रमण कर रहा है। ये केंद्र किसको बना रहा है? ये ध्यान रखना, ये किसको बना रहा है? कंधार। बाबर ने कंधार को कब जीता था? 1522 के अंदर। और बदखशा को कब जीता था? 1520 के अंदर। और बदखशा का गवर्नर कौन था? हुमायूं। और कंधार का कौन था? कामरान। ये हुमायूं बाद में अपने भाई कामरान को ही देगा ये। अब एक ध्यान रखना, बाबर के एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था हिंदाल। हिंदाल। और बाबर ने ये नाम इसलिए रखा था, ये बुढ़िया ने जब कहानी होती उसी में उसका पुत्र जन्मता है, और ये लिखता है हिंद को लेना। हिंदाल नाम क्यों रखता है? हिंद को लेना। ये भी पूछा जाता है कि बाबर कौन से पुत्र का नाम हिंदुस्तान लेने या हिंदुस्तान को प्राप्त करने के नाम पर रखा? हिंद को लेना। ये इसी नाम पर हिंदाल नाम रखा था, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में बाबर ये आक्रमण करने के बाद में भारत से निमंत्रण मिलता है दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी किसको भेजता है? दिलावर खान को। अब जब दिलावर खान, अब आप सोच रहे दिलावर खान को खानकाह की उपाधि क्यों दी गई? जब दौलत खान ने बाबर इसको 2 क्षेत्र जालंधर और सुल्तान सौंप कर वापिस गया था, तो दिलावर खान इसके ऊपर पूरा अधिकार कर लिया था। तो ये इसकी पिता की जो मनोस्थिति थी, ये सारी दिलावर खान ने किसको बता दी? बाबर को बता दी। ये बाप का गद्दार निकला था दिलावर खान। और दिलावर खान किसके साथ हो गया था? किसके साथ? बाबर के साथ। इसलिए इसको खान की उपाधि दी गई थी कि उसको तो अपना बदला लेना, किसका अपमान का किसने किया था? इब्राहिम लोधी ने। तो ये इतना इसका था। उसके बाद में बाबर जब वापिस जाता है बल्ख विद्रोह में, उसके बाद में पीछे ये दौलत खान विद्रोह कर देता है। और दौलत खान कौन से दुर्ग में जाके छुप जाता है? मिलावत दुर्ग में जाके छुप जाता है। उसके बाद में बाबर वापिस आता है और दौलत खान को गिरफ्तार करके पकड़ के उसको वध कर दिया जाता है। और ये दौलत खान को पिता भी कहता था, ये भी ध्यान रख लेना। और इसके 2 पुत्र थे, एक गाजी खान और दूसरा था दिलावर खान। और गाजी खान किसी पिता के साथ में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इसका भी वध कर दिया जाता है। वहां आगे अपन पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध। इतनी चीज आप लिख लीजिए। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध भारत का। अब मैं इसको वापस रब कर रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है? पानीपत के 3 युद्ध हुए, इसमें से ये प्रथम युद्ध है। ये कितनी तारीख होगा? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत हरियाणा के अंदर एक मैदान है, वहां पर युद्ध हुआ। अब ध्यान रखना, बाबर 12 अप्रैल को ही इस मैदान के अंदर आ गया था। और 12 अप्रैल को यहां आने के बाद बाबर क्या करता है? यहां अपने क्या सजाता है? युद्ध व्यू रचना करता है। युद्ध व्यू रचना में क्या करता है? ध्यान रख लेना पूरे अच्छी तरह से। इसमें एक चीज अलग अलग है कि अग्रगामी नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है ना? जिसको अपन सेना के जो युद्ध के अंदर अग्रगामी जो हिस्सा होता है उसको हम हरावल कहते हैं। तो हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? अब बाबर ने क्या किया? यहां ऐसे उसने 700 गाड़ियां लगा दी। कितनी गाड़ी? 700 गाड़ियां। और उनके आगे गीली चमड़ी बांध दी गई, समझे?
अब आप सोच रहे बीच में जगह किसके लिए, यहाँ तोपे रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी, तोपे, यहाँ तोपे रख के सजाई जाती। अब तोपे सजाने की पद्धति को क्या कहते हैं बता आपको, उस्मानी, और कहीं कहीं आपको रूमी मिली। अब ये उस्मानी क्यों नाम पड़ा, देखो ये एक 1514 के अंदर उस्मान शासक थे, उस्मानियों ने आक्रमण किया, किसके, ईरान का शासक था, आपने पहले ही पढ़ा था, कौन सा था, शाह इस्माइल, शाह इस्माइल। ईरान का शासक कौन था, शाह इस्माइल। तो उस्मानियों ने शाह इस्माइल के ऊपर जब आक्रमण किया था तब इन्होंने इस पद्धति को अपनाया गया, जो सेना के बीच में ऐसी जगह छोड़ी जाती थी, टुकड़ियों के बीच में, गाड़ियों के बीच में, यहाँ तोपे रख के तोपे चलाई जाती थी, ऐसे सामने वाली सेना पर, विरोधी सेना पर हमला किया जाता, इसलिए उसको उस्मानी विधि भी कहते हैं। तोपे सजाने विधि को क्या कहते हैं, उस्मानी विधि। और ये युद्ध कौन सा था पता आपको, ये युद्ध था चाल्दी रान, चाल्दी रान, ये इस युद्ध का नाम था। पहली बार जो उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था, चाल्दी रान, ये 1514 के अंदर उस्मानियों ने ईरान शाह के विरुद्ध युद्ध किया, इसलिए इसको उस्मानी विधि। अब ध्यान रखना, इसका जो बायां पार्ट है, बाएं भाग के अंदर जो इस सेना का नियंत्रण था तोपों का, इसके बाबर के पास में 2 तोपचे थे, तो बाएं भाग किसको दिया था, मुस्तफा खां, मुस्तफा को, और दायां भाग किसको दिया था, उस्ताद अली को। ये 2 तोपचे थे, ये बाद में गुजरात राजा बहादुर शाह, शासक बहादुर शाह के शरण में चला गया था। ये बाबर के 2 तोपचे, मुस्तफा और उस्ताद। अब बाबर क्या करता है, अब ये तो था तोपों का, अब तुलुगमा पद्धति क्या, तुलुगमा क्या, बाबर जब इस बाह्य दायरे को आया तो यहां उन्होंने क्या किया, दाहिनी ओर से क्या की, खाई और खूब सारे पेड़ पौधे काट के इसी एक मेड़ बना दी गई, यहां एक सुरक्षित सेना रखी गई। क्या रखी गई, एक सुरक्षित सेना रखी गई। ये युद्ध की व्यूह रचना, जैसे ये सुरक्षित सेना यहां रख दी गई, यहाँ तोपें सजा दी गई, उसके बाद यहाँ एक सुरक्षित सेना रख दी। इस जो अगले पंक्ति का तो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। ये भी ध्यान रखना, बाबर के जो पानीपत के युद्ध के अग्रभागी का हिस्सा था, जो हरावल का, इसका नेतृत्व कौन कर रहा, मोहम्मद अली। बाबर जब इसकी सेना के जो बीच का जो पश्चिम हिस्सा था, यहां बाबर ने अपना ये मोर्चा संभाला, बाबर ने पीछे के भाग के, ठीक है। अब 2 सेना यहां सुरक्षित रख दी गई, एक हुमायूं, एक मोहम्मद अजीज, या कहीं पर अब्दुल अजीज भी नाम होता है, मोहम्मद अजीज, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, इसके नेतृत्व हुमायूं और मोहम्मद अजीज यहाँ सुरक्षित सेना रख दी। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ से सेना आएगी किसकी, इब्राहिम लोदी की, तो ये सुरक्षित पंक्ति है, ये पीछे से आकर यहाँ पर आक्रमण कर देगी। ये तुलुगमा पद्धति है, ये बाबर ने सरायपुल, मैंने लिखा था सरायपुल 1501-2 के अंदर बाबर हार गया था। बाबर भौचक्का हो गया कि हुआ क्या, सेना हमला तो यहाँ से इस साइड से होना था, शासक तो यहाँ, जो विरोधी शासक ये तो यहाँ से खड़ा है, और हमला पीछे से कैसे हो रहा है। तो ये तुलुगमा पद्धति थी, इन्हीं उज्बेकों से सीखी थी। अब एक चीज ध्यान रखें, बाबर ने तुलुगमा पद्धति किससे सीखी थी, तुलुगमा पद्धति उज्बेकों से। अब आप, बाबर ने बंदूकें किससे सीखी थी, ईरानियों से। अब बाबर ने घुड़सवारी किससे सीखी थी, तुर्कों से, घुड़सवारी। अब ये ध्यान रखना, बाबर ने घुड़सवारी और धनुर्धारी, जो धनुष तीर कमान, ये तुर्कों से सीखी है, बंदूकें चलाना और इसकी ये ईरानियों से सीखी है, और तुलुगमा पद्धति उज्बेकों से सीखी है, ये भी पूछा जाता है। अब ये ध्यान है, बाबर जब
भारत के अंदर जीत जाता है, तो बाबरनामा के अंदर वो लिखता है कि मैंने इन्हीं घुड़सवारी और धनुर्धारी के माध्यम से या इन्हीं के बल पे मैंने क्या जीता था, भारत को जीता है। पर एएल श्रीवास्तव कहते हैं कि इन्होंने किस विधि से जीता है, तुलुगामा पद्धति या तोप खाने से भारत को जीता था। तो ये भी ध्यान रख लेना। बाबरनामा के अंदर बाबर कहता है मैंने घुड़सवारी और किससे जीती है, धनुर्धारी या धनुष तीर कमान से। और ये कहता है एएल श्रीवास्तव कहते हैं तुलुगामा और तोप खाने के बल पर ही भारत को जीता गया। और इस व्यूह रचना के बल पे 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी हारने के साथ साथ इनका एक और ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत, ये भी हार जाता। अब ध्यान रखना विक्रमजीत के जो मुकुट था इसके अंदर कोहिनूर हीरा था, और ये कोहिनूर हीरा किसके हाथ लग जाता, हुमायूं के। ये हुमायूं बाबर को देता है, बाबर पुनः इसको हुमायूं को लौटा देता है। और इब्राहिम लोदी मध्यकाल या भारतीय इतिहास के अंदर युद्ध के अंदर मारा जाने वाला पहला शासक था। और बाबर ने इसकी क्या बनाई थी, मकबरा बनाया था वहीं युद्ध के मैदान के अंदर ही ईंटों से। ये भी ध्यान रखना इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनाया था, बाबर ने। और इसके साथ में कौन सा शासक मरा था, विक्रमजीत। कहाँ का शासक था, ग्वालियर। इसी मुकुट से कोहिनूर हीरा कौन प्राप्त कर लेता है, हुमायूं। और ये दो तोपची है, मुस्तफा और उस्ताद अली। मुस्तफा बाईं और उस्ताद अली दाईं ओर इसका नेतृत्व कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। और अग्रगामी भाग हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा है, मोहम्मद अली। और जो सुरक्षित सेना रखी गई हुमायूं और अब्दुल अजीज के नेतृत्व में। हुमायूं बहुत ही वीरता के साथ इस युद्ध के अंदर लड़ता है और ये पानीपत युद्ध जीत जाता है। कौन जीत जाता है, बाबर। अब कहते हैं कि पानीपत युद्ध बाबर की सेना 25,000 थी और इब्राहिम लोदी की कहते हैं कि 5 लाख सेना थी। अब युद्ध में हार का कारण एक ही है, एक तो 8-12 तारीख को जब बाबर यहाँ मैदान में आ चुका था, इब्राहिम लोदी ने उसी समय तुरंत यहाँ आक्रमण करना थी, तो वो गलती कर ली। दूसरी, बाबर के पास में तोप खाने थे, लोदी के जो हाथी थे वो अपनी ही सेना को वापस मुड़ के पीछे वापस घेर लगा के पूरी सेना को रोन दिया गया। ये भी एक हार का कारण था। इसके बाद योग्य घुड़सवार थे। और दूसरी बार इब्राहिम लोदी के साथ में बहुत खूब सारे जो सैनिक थे, अलग अलग टुकड़ियां, अलग अलग शासक के अधीन थे। इस कारण ये पानीपत का युद्ध बाबर जीत जाता है। अब ये ध्यान रखना, बाबर जैसे ही पानीपत को जीत लेता है तो बाबर पहली बार क्या कहा जाता है, पानीपत को युद्ध जीतने के बाद बाबर तुगलकाबाद जाता है। तुगलकाबाद एक शहर है दिल्ली के अंदर, वहां अपना डेरा डालता है, ये भी ध्यान रख लेना। और उसके बाद में वो काकी और निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह पे जाता है। काकी और ओलिया की दरगाह पे जाता है यहाँ, और वो तुगलकाबाद में अपना डेरा डालता है और फिर वो राज्याभिषेक करवाता है दिल्ली में और वो दिल्ली का शासक बन जाता है। अभी क्या ध्यान रखना, जो इब्राहिम लोदी के भाई था ये आलम खां अभी भी जिंदा, ध्यान रख लेना, ये आलम खां अभी भी जिंदा। ये भाग के चला गया बिहार। कहां चला गया, ये बिहार। ये खानवा युद्ध में आलम खां साथ में होगा, फिर इसकी मृत्यु होगी, ये भी ध्यान रख लेना। अपन बहुत कम पढ़ते हैं, ये आलम खां लोदी था जो ये खानवा युद्ध में भी होगा। ये था इतना पानीपत का युद्ध। तो वापिस पुनः अध्ययन कर सकते हैं कि पानीपत युद्ध के कारण तो आपने ये पढ़ ली, यही था बाबर के भारत पर आक्रमण हुई। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। बाबर 700 गाड़ी लाके खड़ा कर देता है और उस गाड़ियों में आगे गीली चमड़ी बंधा के एक तैयार कर देता है मोर्चा, और जो बीच में जगह छोड़ी जाती है यह तोपें रखेंगे। इस विधि को क्या कहते हैं, उस्मानी विधि कहते हैं। और उस्मानी विधि पहली बार किसने प्रयोग की, उस्मानियों ने किसके विरुद्ध की, ईरान के शासक शाह इस्माइल। कौन सी युद्ध में की, चारदी ईरान युद्ध के अंदर की, इसलिए इसको उस्मानी विधि कहते हैं। इसको रूमी पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद ये दाहिनी ओर उस्ताद अली और बाईं ओर मुस्तफा अली, ये दो तोपची थे बाबर के।
और जो सुरक्षित था तुलगमा पद्धति, यहाँ हुमायूं और अब्दुल अजीज इसका नेतृत्व करेंगे। बाबर पीछे की तरफ मोर्चा संभाल के रखा था। सामने इब्राहिम लोदी की सेना थी। इब्राहिम लोदी के सामने विक्रमजीत भी शासक था ग्वालियर का, जिसके मुकुट से कोहिनूर हीरा हुमायूं ने प्राप्त किया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल भारत या भारतीय इतिहास के अंदर युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला पहला शासक था, और इसका मकबरा किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था। बाबर ने तुलगमा पद्धति किससे सीखी है? उजबेकों से सीखी है, और बंदूक चलानी ईरानियों से, और घुड़सवारी और धनुर्धारी शिक्षा तुर्कों से सीखी। ये था बाबर का पानीपत तक का। हम आगे अपन अध्ययन करेंगे। पानीपत के बाद में बाबर क्या करता है? पानीपत के बाद बाबर तुगलक बाद में डेरा डालता है, और वो पहले काती और बाद में ओलिया की दरगाह में जाता है। अब ये ध्यान रखना, बाबर यहाँ जीतने के बाद मैंने कुल ये ध्यान किया, उसने काबुल के अंदर क्या किया था? काबुल के अंदर उसने शाहरुखी, एक मुद्रा है, शाहरुखी सिक्का है, जो तैमूर के पुत्र था उसी के नाम से शाहरुखी बांटा था। कहां पर? और कंधार के अंदर इसने कौन से सिक्के बताओ? बाबरी, ये भी एक सिक्का था इसका। ये शाहरुखी चांदी का सिक्का था, और इसीलिए इस यहाँ की जनता ने इसको क्या उपाधि दी थी? कलंदर। अब अपन ने कल उपाधि तो पढ़ ली थी, पर इसको दो चीज और अपने पढ़ी नहीं की। एक व्यक्ति था हेनरी सप्तम, बाबर को हेनरी सप्तम से तुलना भी की गई है। क्या कहते हैं? भारत का हेनरी सप्तम कौन था? बाबर था, क्योंकि हेनरी सप्तम में एक वहां ब्रिटेन का शासक था हेनरी सप्तम, उसने यहाँ ट्यूडर वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? ट्यूडर वंश की। कब की है? 1485 में। ये भी बाबर के लगभग समकालीन ही था, 1485 से 1509 तक शासक रहा। ट्यूडर वंश की स्थापना की, और बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की है, इसलिए इसको हेनरी